मैं 26 साल की हो चुकी थी, इसीलिए मैंने जो भी पहला रिश्ता आया उसके लिए हाँ कर दी। उन्होंने कोई छानबीन भी नहीं करवाई, क्योंकि पिछले 2 साल से मेरे रिश्ते टूटते ही जा रहे थे और माँ को लगता था कि किसी ने मुझ पर जादू करवाया है। इसीलिए शादी से इनकार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल करते हुए मैंने भी अपनी रजामंदी दे दी थी। मेरे ससुराल वालों को शादी की जल्दी थी। माँ ने भी हमारी हैसियत के मुताबिक जल्द ही मेरी शादी कर दी थी। मुझे शादी के बाद पता लगा कि पति तो बाहर काम करता है। शादी के चंद दिनों में ही वे वापस चले गए थे। मैं हैरान थी, उन्होंने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई। मैंने जब अपनी सास से पूछा कि आप लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया, तो सास एकदम घबरा गई और इस बात का जवाब इस अंदाज में दिया जैसे इस बात को नज़रअंदाज करना चाहती हो। मुझे सास से कोई जवाब ना मिला था, लेकिन हैरानी वाली बात तो ये थी, अगर वे हमें बता देते कि मेरा पति बाहर काम करता है तो उसे मोहल्ले वालों और बाकी सब भी मेरे पति की और इज्जत करते। उन्होंने अगर नहीं बताना था तो उन्होंने ऐसा करके दिखा भी दिया था। मैं अब क्या कह सकती थी, उनका तो बस यही कहना था, तुम्हारे कदम बहुत अच्छे साबित हुए हैं। जल्दी वीज़ा लग गया है। ये बात सुनकर मुझे महसूस हुआ था जैसे सास जानबूझकर किसी मकसद के तहत ऐसा कह रही हो, लेकिन मैंने अपने दिमाग को झटका और शादी के शुरुआती दिनों में ही अपने ससुराल वालों के दिल में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। मेरे ससुराल में बस मैं, सास और एक नंद थी। 15 साल का देवर ही था। 15 साल के देवर का दिमागी हालत ठीक नहीं था। ये बात मेरी सास ने शादी के दूसरे दिन ही मुझे बता दी थी। मुझे देवर की दिमागी कमजोरी से कोई मसला नहीं था। मैंने शादी के बाद देखा कि सास अपने बेटे के सारे काम खुद ही करती थी। जिंदगी अच्छी गुजर रही थी। मेरी नंद और मैं अच्छे दोस्त बन गए थे। पति से भी मेरी बात होती रहती थी। जिंदगी अपनी डगर पर चल रही थी। अचानक मेरी जिंदगी में ऐसा किस्सा पेश आया जिसने मेरी जिंदगी को ही बदल कर रख दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो जाएगा। एक दिन मैं जैसे ही कमरे से बाहर निकली, देवर मुझे देखते ही दूध पीने की जिद करने लगा। ये बात मुझे अजीब लगी, क्योंकि मेरा देवर ज़्यादातर खिलौने में ही बिजी रहता था। देवर की बात सुनकर जल्दी से उसे अपने कमरे में ले गई। ये सब देखकर मेरे दिमाग में बहुत गलत गलत ख्याल आ रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था इस घर में ये सब क्या हो रहा था। अभी चाय पी ही रही थी कि थोड़ी देर बाद मेरा देवर कमरे से बाहर निकला। मैंने देवर को देखा तो उसका होलिया देखकर मुझे हैरत हुई थी। मेरे देवर का मुंह दूध से भरा हुआ था। देवर के बाद मेरी नंद भी कमरे से बाहर निकली। नंद के कपड़ों पर भी दूध की बूंदें मौजूद थी, मगर मुझे याद था जब नंद कमरे में गई थी उसके कपड़े प्रेस किए हुए थे, और अब कपड़ों का ये हाल देखकर मेरा तो दिमाग ही अपनी जगह बना रह गया था। माथे पर पसीने आ रहे थे। मैं बस अपनी नंद को देखती जा रही थी। सास मेरे करीब आकर कहने लगी कि बहू क्या हुआ, किन सोचों में गुम हो। नहीं माँ, कुछ नहीं, बस ऐसे ही घर की याद आ रही थी। मैंने जल्दी से बहाना बनाया और सास को टाल दिया। अब मैं सास से उसकी बेटी और बेटे की शिकायत लगाने से रही। सास ने फिर मुझे बातों में लगा दिया। मैं अपनी नंद की अजीब हरकत को तकरीबन भूल ही गई थी। काम की मसरूफियत में मेरा दिमाग उन तमाम सोचों से भटक गया था। ऊपर से मैं भी काफ़ी सेहतमंद थी, इसीलिए काम करते करते पसीने छूट जाते थे। एक दिन मैं अपने कमरे में आराम करने की वजह से लेटी हुई थी। मेरी सास कमरे में आई तो मुझे पता न चल सका। मुझे अचानक किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ तो मैं उठ बैठी। अपनी सास को देखकर मैं डर गई। मेरा ध्यान किसी और तरफ था, इसीलिए मेरा चौंक कर डरना अनोखी
की बात नहीं थी। जल्दी से मैंने खुद को संभाला और सास से पूछा, माँ सब ठीक तो है? आपको कुछ काम था? बहू मैं बस तुमसे एक बात कहने आई थी। मैंने अपनी सास को कहा। माँ बताइए क्या बात है? सास मुझे देखने के बाद आराम से बोली, बहू मेरी बात का बुरा मत मानना। तुम जानती हो तुम्हारा जिस्म भरा भरा सा है, ऊपर से तुम्हारा देवर थोड़ा सा पागल है। इसकी दिमागी हालत ऐसी है कि वे कुछ भी बोल और कर देता है। इसीलिए तुम जब भी कमरे से बाहर निकलो अपने आप को अच्छी तरह से ढक कर निकला करो। मैं खामोश हुई तो उनका मुंह ताकने लगी। उन्होंने क्या कहा था? उनकी बात पर मुझे जितनी हैरानी होती उतनी ही कम थी। अगर वे पागल था तो उसे अस्पताल में दाखिल कराते, लेकिन खैर सास की बात इतनी भी बुरी ना थी। मुझे वाकई ख्याल रखना चाहिए था। मैं अगर अपनी सास से सवाल करती तो ना जाने वे मेरे बारे में क्या सोचती। मैंने खुद को समझाया कि सही तो कह रही हैं, मुझे अपने पहनने और ओढ़ने का ख्याल रखना चाहिए। इसके बाद मैंने सास को कुछ भी कहने का कोई मौका ना दिया था। मैं खुद पर ध्यान देने लगी थी। मैंने महसूस किया था कि सास अब काफ़ी भरोसे में नज़र आने लगी थी। एक दिन नंद और सास बाजार गई हुई थी। देवर सहन में बैठा क्रिकेट खेल रहा था। अचानक देवर की चीख की आवाज़ पर मैं भागकर सहन में चली गई, मगर बाहर का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि देवर उस वक्त गीले कपड़ों में था और ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था। देवर उस वक्त पूरा पानी में भीगा हुआ था। मैं परेशान और शिकार थी कि क्या करूं। तभी अचानक देवर को ज़ोर ज़ोर से छींकने आने लगीं। मौसम के बदलाव की वजह से शायद देवर को ठंड लग रही थी। मैंने जल्दी से तौलिया लेकर आई और देवर की तरफ बढ़ा दी, मगर देवर उस वक्त सिर्फ छींकने में ही बिजी था। मैंने थोड़ी देर सोचा कि वो तो पागल है, लेकिन मैं तो बिल्कुल ठीक थी और सास भी घर पर मौजूद नहीं थी। ऐसे में इसका ख्याल मुझे ही रखना था। मैंने तौलिया देवर के ऊपर डाल दी थी, लेकिन देवर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं तो उसकी इस हरकत पर घबरा गई थी। मैंने जल्दी से अपना हाथ देवर की गिरफ्त से छुड़ा लिया। मेरी सास और नंद भी वापस आ गईं। मेरा हाथ अभी तक देवर की गिरफ्त में था। मैं छुड़वाने की कोशिश में लगी हुई थी। ना जाने उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी कि उसने इतनी ज़ोर से मेरा हाथ पकड़ रखा था। मेरा तो सांस फूल चुका था। सास ने आते ही मेरी तरफ देखा और आगे बढ़कर जल्दी से देवर के हाथ से मेरा हाथ छुड़वाया। मैं जल्दी से अपने कमरे में चली गई थी और जाते ही कमरा अंदर से बंद कर लिया। अपने देवर की इस हरकत की वजह से आज मैं सास और नंद के सामने खुद को बार बार शर्मिंदा महसूस कर रही थी। कमरे में जाकर मैं गहरी गहरी सांस लेते हुए ये सब सोचने लगी जो देवर ने मेरे साथ किया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जो कुछ हुआ था उसमें कैसे देवर को कसूरवार ठहराती, जबकि मैं जानती थी कि देवर को दिमागी मसला है। मैं अपने बेड पर बैठी अपने आप को देख रही थी कि सास मेरे कमरे में दाखिल हुई। मैंने सास को देखा तो फौरन कहा, माँ वो सब। मेरी सास ने मेरी बात काट दी और बोली, बहू मैं जानती हूँ बाहर जो कुछ हुआ वो सब तुमने जानबूझकर नहीं किया। मुझे सास की बात से कुछ हौसला मिला था। सास ने बहुत दुखी होकर कहा, बहू मेरा बेटा पागल नहीं है, बस दिमागी तौर पर थोड़ा कमज़ोर है। तुम इसकी किसी बात का बुरा मत मानना और दिल पर ना लेना। मेरा बेटा बहुत मासूम है, उसको अपने आप ख्याल नहीं है। अगर कभी कुछ कर दे तो तुम उसे गलत ना समझना। सास की बात सुनकर मैं अपनी जगह खामोश हो गई थी। अब सास को और क्या कहती। मुझे तो देवर से अजीब सी बेचैनी होने लगी थी और अब सास ने कुछ कहने से भी मना कर दिया था। मैंने अपनी तरफ से उसको हौसला दिया था और कहा था कि मैं बुरा नहीं मानूंगी, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं देवर से दूर ही रहूंगी और उसके सामने कम ही जाऊंगी। अगले दिन मेरा देवर सैन में बैठा खेल रहा था। मैं
पहली मर्तबा देवर को गौर से देख रही थी। देवर अच्छी हालत का था, इस बात में कोई शक नहीं थी कि देवर एक बहुत ही खूबसूरत मर्द था। मैं उसे इतनी गौर से देख रही थी कि अचानक ही देवर ने जब मेरी तरफ देखा तो मैं मेरे पास आकर एक बार फिर दूध पीने की ज़िद करने लगा। मुझे बहुत बहुत अजीब लगी और शर्म भी महसूस हुई। भला उसकी थी कि मैं उसे पीट देती। मैंने सास से बात करने की सोची और उससे कहा कि मैंने बात महसूस देवर को देखते ही अजीब हरकतें करने लगता है। मेरी बात सुनकर सास के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आई थी, जैसे मैंने गौर से देखा था। तब सास फौरन बोली, नहीं बहू, तुम कैसी बातें कर रही हो? मेरे बच्चे को तो अपना होश नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में कैसे कुछ गलत सोच सकता है? तुम्हारे ज़रूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं सास का जवाब सुनकर खुद ही खामोश हो गई थी। अब उनको और क्या कहती? उनकी नज़र में तो उनका बेटा बहुत मासूम और भोला था। मैं खामोश से उठी और बाकी के काम निपटाने लगी। रात होने से पहले ही सारे कपड़े उतार कर ले आई थी। जब नंद के कपड़े उसके कमरे में देने के लिए गई तो दरवाजे पर दस्तक देने से पहले ही नंद तौलिए से अपने गीले बाल साफ करती हुई कमरे से बाहर आ गई। मुझे देखकर एक पल के लिए उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। उसके बाद वे जल्दी से पानी पीने का कहते हुए बाहर की तरफ चली गई। मैं हैरानी से उसे जाते हुए देख रही थी। मैंने ज़्यादा गौर ना किया और उसके कपड़े बेड पर रखकर वापस जाने की वजह से जल्दी कमरे के अंदर चली गई। लेकिन अंदर जाते ही देवर को बगैर कमीज़ के उल्टे बेड पर सोते देखकर मेरे कदम वहीं जम गए थे। ये देखकर मेरे तो पसीने छूट गए थे। मैंने जल्दी से कपड़े वहीं पर ऐसे ही रखे और बाहर की तरफ भागकर सामने से आती हुई अपनी नंद से टकरा गई। मेरे चेहरे के रंग को देखकर नंद बिल्कुल चुप खड़ी थी, उल्टा मुझ पर ही बरसने लगी और कहने लगी, भाभी आप देखकर नहीं चल सकती क्या? इसके बाद पे मैं और घबरा गई थी। उस वक्त मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। जब तक होश आया तो नंद का जवाब सुनकर हैरत हुई, क्योंकि उससे पहले नंद ने मेरे साथ इस लहजे में कभी बात नहीं की थी। मेरे लिए नंद का रवैया और उसके कमरे में जो भी मैंने देखा वे बहुत ही अजीब था। मुझे बातें सुनाकर मेरी सुने बगैर नंद अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा मेरे मुंह पर बंद कर लिया। मैं दिन भर की थकी हुई थी, ऊपर से जिस हालत में देवर को देखा था उसकी वजह से डर महसूस करते हुए मैं सोचते सोचते ही सो चुकी थी। रात को ना जाने कौन सा वक्त था, मुझे नींद में खुद पर किसी का बोझ एहसास हुआ तो मैंने जल्दी से आंखें खोल दी, मगर अंधेरा होने की वजह से मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तभी मुझे अपनी गर्दन पर किसी की उंगलियों का चुभन महसूस हुआ। मैंने चिल्लाते हुए उसे खुद से दूर करना चाहा। कुछ देर बाद मुझ पर से वजन कम हुआ। मैं उठकर दरवाजे की तरफ भागी। दरवाज़ा खोलकर सास के कमरे का दरवाज़ा बजाने लगी। जल्दी सास ने दरवाज़ा खोल दिया और हैरानी से मुझे देखने लगी। मेरा जिस्म पसीने से तर था। मैं भागकर अपनी सास के गले लग गई और रोने लगी। शोर की आवाज़ से नंद भी कमरे में आ गई। सास मुझे ऐसी हालत में देखकर घबरा गई थी और बोली कि बहू क्या हुआ, कोई बुरा ख्वाब देख लिया है? मैंने अपनी सास से कहा, माँ मेरे कमरे में कोई था। ये कहते ही मैं रोने लगी, जबकि सास ने हैरानी से मुझे देखा और कहा, बहू तुम क्या कह रही हो? रात के 2 बजे कौन तुम्हारे कमरे में आएगा? क्या बोले जा रही हो? तुम्हारा पति यहाँ है नहीं और देवर इस काबिल नहीं है, तो कौन आ सकता है भला? सास ने कहा, वहाँ जाकर देख लेती हूँ मैं। जैसे ही सास ने कमरे का दरवाज़ा खोला, मेरी तो हैरत से आंखें खुली की खुली रह गईं। कमरे की बत्ती जल रही थी और बेड पर एक तक मौजूद नहीं थी। जहाँ मैं सोई हुई थी उस जगह पर हल्की सी सिलवट थी। माँ मेरा यकीन करे, मेरे कमरे में कोई था। मेरी बात सुनकर सास ने एक नज़र नंद को देखा और बोली, अगर यहाँ कोई था तो तुम बताओ कौन था? क्या तुमने उसे देखा था? मैं अपनी सास को देख रही थी जो कि इस वक्त गुस्से में लग रही थी। मैंने कुछ कहना चाहा कि इसी वक्त नंद बोली, भाभी लगता है आपने कोई ख्वाब देखा है। मैं तो चुपचाप
खड़ी थी। तब सास बोली, बेकार से ख्वाब की वजह से तुमने मेरी नींद खराब कर दी है। अब आराम से जाकर सो जाओ और हमें भी सोने दो। मैं खामोश खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। माँ और नंद कमरे से चली गई। मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया, लेकिन खिड़की पर नज़र पड़ी तो वहाँ कोई साया सा नज़र आया। गौर करने पर देखा किसी वक्त कोई वहाँ से भागा था। मैं जल्दी से खिड़की के पास गई तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि दूसरी तरफ नंद खड़ी थी। तो क्या नंद का कोई आशिक था जो उससे मिलने आया था और गलती से मेरे पास आ गया? बस मेरे साथ ही मुझे परेशान करने के लिए किया जा रहा था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। पूरी रात मैंने कांटों पर गुजारी थी। अगली सुबह मेरी नंद खुशी खुशी अपने कमरे से बाहर आई और हमारे साथ नाश्ते में बैठ गई। मुझे नंद के रवैये में कोई भी बदलाव महसूस ना हुआ। अचानक मुझे न जाने क्यों सूझा कि मैं सास से बोलूं कि माँ, कल रात मैंने साथ वाले कमरे की खिड़की से किसी मर्द को बाहर जाते हुए देखा था। मेरी बात सुनकर मेरी सास को करंट लग गया था। सास ने कुछ पल ठहर कर कहा, बहू क्या कह रही हो तुम? मैंने कहा कि माँ, कल रात भी मैं कुछ कहती सास बीच में बोल पड़ी कि साथ वाला कमरा तुम्हारी नंद का है और तुम मेरे सामने मेरी बेटी के कैरेक्टर के बारे में सब कह रही हो। मुझे तो सास की कुछ समझ नहीं आती थी। पहले देवर के बारे में वो सब कहना कि वो जो भी करे उसे मना ना करो, उसके बाद देवर का अपनी हद से बढ़कर मेरे करीब रहना, और कल मेरे साथ जो हुआ उसके बाद नंद के कमरे से किसी मर्द का जाना, मुझे तो सब समझ नहीं आ रहा था। ना जाने सास की अकल पर क्या पर्दा पड़ा हुआ था। वे सब समझते हुए भी अनजान बन रही थी, बल्कि सास तो उल्टा मुझ पर बरस पड़ी। मैं नज़र झुकाकर बैठी रही, क्योंकि उस वक्त कुछ भी कहना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर था। मुझे बोलने के बाद एहसास हुआ था कि मुझे सास से बात नहीं करनी चाहिए थी, मगर जो होना था वो तो हो गया था। नंद एक कोने में बिल्कुल खामोश खड़ी थी। मुझे लगा शायद नंद कुछ कहेगी, लेकिन वे तो बिल्कुल खामोश रही थी। मैं भी खामोशी से वहाँ से उठकर कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद सास और नंद घर से बाहर चली गईं। मुझ में उनसे कुछ भी पूछने की कोई हिम्मत नहीं थी। देवर घर में ही था। इससे पहले मुझे देखकर वे अपनी फरमाइश करता। मैं जल्दी से अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके बैठ गई। काफ़ी देर गुजरने के बाद मैं सोचने में घूम मेरी नज़र खिड़की से बाहर गई। सास नंद किसी मर्द के साथ खड़ी बातों में मसरूफ़ थीं। मुझे उनके बात करने के अंदाज़ पर कुछ शक हुआ था। मैं दबे पाँव कमरे से बाहर निकली और जल्दी से चादर लेकर सास और नंद से छिपकर दूसरी दीवार के पास खड़ी होकर उनकी बातें सुनने लगी। और जो बात उनके बीच चल रही थी, वे सुनकर तो मेरे उल्टे कदम वापस अपने कमरे में भाग आई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैं लंबी लंबी सांस लेने लगी। मेरा दिल बहुत तेज़ धड़क रहा था, क्योंकि मैं ना जाने उनकी किस साजिश का शिकार होने वाली थी। अचानक कमरे का दरवाज़ा तेज़ तेज़ बजने लगा। मैं जल्दी से बेड पर जाकर लेट गई और जाहिर किया जैसे मैं सो रही हूँ। सास कमरे की दूसरी चाबी से दरवाज़ा खोलकर कमरे में आ गई। मेरी आंखें बंद थीं। थोड़ी देर खड़े रहने के बाद शायद जब सास को यकीन हो गया कि मैं सो रही हूँ, तो दरवाज़ा वापस बंद करके चली गईं। मैंने जल्दी से आंखें खोल ली। मुझे यकीन था मेरी सास इस बात को यकीन करने ही आई थी कि मैं सो रही हूँ या नहीं। शायद उनको महसूस हो गया था कि किसी ने उनकी बातें सुनी हैं। मुझे सारी कड़ियाँ मिलती हुई नज़र आ रही थी। मैंने सोच लिया था देवर और सास का राज जानकर ही रहूँगी, लेकिन मुझे कुछ खबर ना थी इस सच से मुझे पर कयामत गुजरने वाली थी। अगले दिन तो देवर ने हद कर दी। वे मेरे करीब आकर उससे पहले मुझे हाथ लगाता, मैंने उसे धक्का दे दिया और वापस कमरे में भाग गई। अब मुझे इस घर में रहना बहुत मुश्किल लग रहा था। पति भी मुझसे
कांटेक्ट में ना था, उसे कुछ कह सकती। मेरा मायका भी दूर था और सास तो कभी मुझे अपने घर ना जाने देती। मैं अगले दिन खरीदारी का सोचकर तैयार होकर सास के साथ मार्केट चली गई। वापस पर नंद मेरे लिए खास चाय बनाकर कमरे में ले आई, तो मैं चुपके से चाय गिरा दिया। थोड़ी देर बाद बाहर से अजीब आवाज़ आने लगी। मैंने काफ़ी दिनों से नोट किया था, जब नंद चाय बनाती थी मुझे नींद आ जाती थी और मैं सो जाती थी। आज इसीलिए मैंने चाय नहीं पी थी। मैंने अजीब आवाज़ सुनकर जब बाहर जाकर देखा तो देवर नंद के बहुत करीब सोफे पर चिपक कर बैठा हुआ था और नंद के साथ अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। थोड़ी देर बाद सास नंद से कहा, जाकर देख ज़रा दवाई ने अपना असर कर दिया कि नहीं। अब तक वे बेहोश हो गई होगी और मुझे आवाज़ दे देना। मैंने जब सास की बात सुनी तो जल्दी से सोफे पर ही लेट गई। नंद कमरे में आई तो मुझे बेहोश समझकर बेदर्दी से मेरा मुंह अपने हाथों की गिरफ्त में ले लिया। तकलीफ के बावजूद मैंने आंखें नहीं खोल सकी। तभी नंद की पुकार से देवर कमरे में आ गया। सास ने कहा, बस आज से जान छूट जाएगी। कितने पापड़ बेलने पड़े हैं इस लड़की के लिए। मैं दिल में डर में सोच रही थी कि मंसूबा उन्होंने बनाया है कहीं वे उल्टा ही ना हो जाए, क्योंकि मैंने कमरे में कैमरा लगा दिया था और पुलिस को भी आगाह कर दिया था। क्योंकि सास नंद की अजीब हरकतों को देखकर जब पड़ोसियों से उनके बारे में बातें सुनी तो मेरी रूह कांप गई थी कि वे लोग इतने करीबी रिश्तों को कैसे बदनाम कर रहे थे। उससे पहले मेरा देवर मुझे हाथ लगाता मैंने अचानक आंखें खोल दी और देवर के मुंह पर खींचकर थप्पड़ दे मारा। इससे पहले लोग मेरे साथ कुछ गलत करते, पुलिस ने आकर उन सबको गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने उन लोगों को और मेरे पति को, क्योंकि दूसरे मुल्क में नहीं बल्कि दूसरे शहर में था, उसे भी अपनी हिरासत में ले लिया था। गिरफ्तारी पर उसने गुस्से में आकर मुझे तलाक दे दिया था। कोई माँ बेटा नहीं था बल्कि उनका एक गैंग था। वे लोग शादी के बाद से ही लड़के का देवर बनाकर मासूम लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करवाते थे और जो लड़की उनके झांसे में आकर फंस जाती थी फिर उसे ब्लैकमेल करके उनसे ज़बरदस्ती जिस्म फरोशी का धंधा करवाते थे। मैंने उनकी तरफ मुड़कर कभी ना देखा था और अपने घर चली गई थी। मेरी माँ ने 2 साल के इंतज़ार के बाद मेरी दोबारा शादी करवा दी थी। इस दौरान माँ को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि तलाकशुदा होने की वजह से सब मुझे ही गलत समझते थे। लेकिन माँ के गांव की दोस्त जब उससे मिलने आई तब उन्होंने सब जानने के बाद माँ से मेरा हाथ मांग लिया था। उन्होंने भी पहले बहू शहर से लाई थी जो कि आज़ादी के नाम पर तलाक लेकर चली गई थी। मैं शादी से भी बहुत डर गई थी, क्योंकि मेरा पहला तजुर्बा बहुत बुरा गया था। लेकिन शादी के बाद अपने पति का रवैया देखकर मुझे यकीन हो गया कि इस दुनिया में आकर बुरे लोग हैं, जो अच्छे लोग भी मौजूद हैं। बस सबसे यही गुजारिश है कि पैसों की चकाचौंध देखकर अंधाधुंध रिश्ते ना कर दिए करें, बल्कि सही से सोच समझकर क्या करें और अच्छे लोगों का चुनाव करें। सबको यही राय दें। धन्यवाद दोस्तों। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल वानी वॉइस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।